सो डियर बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये प्लस 2 का सेकंड टॉपिक है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ जानना हमें जरूरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो बच्चों, जब से ये दुनिया शुरू हुई, हर आदमी के दिमाग में एक आया, यार वो सबसे छोटी से छोटी चीज क्या है जिससे मिलके कोई भी चीज बनती है, जिससे मिलके मैं, आप या कोई भी चीज बनती है, वो सबसे छोटी से छोटी चीज क्या हो सकती है। तो हमें ये समझ में आया कि भाई वो छोटी से छोटी चीज निकालने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें की, बट उसमें सबसे पहली बात थी, भारत से शुरू हुई, ऋषि कन्नड़ ने एक शब्द दिया, परमाणु। क्या शब्द दिया? परमाणु। परमाणु शब्द जो था वो ऋषि कन्नड़ ने हमें दिया था, ठीक। परम का मतलब क्या होता है? परम का मतलब होता है बहुत, अणु का मतलब छोटा, यानी बहुत छोटा, जो बहुत छोटा पार्टिकल होता है। तो ऋषि कन्नड़ ने बोला उसको परमाणु बोलते हैं, और हर चीज परमाणुओं से मिलकर बनती है। बट लेटर ऑन a Greek philosopher called as Democritus जो था, वो एक ग्रीक फिलोसफर था, उसने टर्म दी एटम। अब बेटा जो एटम है, ये एटम दो शब्दों से मिलके बना है बेटा, ए प्लस टोमिस, ठीक, ए प्लस टोमिस। अब ए टोमिस का मतलब क्या है बेटा? ए का मतलब है अन, टोमिस का मतलब है कटेबल, यानी जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, अनकटेबल, सबसे छोटा पार्टिकल, ऐसा डेमोक्रिटस ने कहा। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो ये कह देते हैं कि एटम का जो नाम है ये डाल्टन ने दिया। नहीं बेटा, एटम का नाम डेमोक्रिटस ने दिया था बच्चे। डाल्टन ने उसको पहली बार अपनी एक थ्योरी में यूज किया था, जिसको वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलता था, जो हमने पिछले चैप्टर में की थी मेरे बच्चे, ठीक। यहां हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो एटम टर्म वाज गिवन बाय डेमोक्रिटस and it was first used by John Dalton in his theory called as Dalton's atomic theory. Got it? अब बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आने के बाद गलत भी सिद्ध हो गई, ठीक। उसके हिसाब से एटम सबसे छोटा है, वो फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज की डेट में बोले, आज एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, वी पार्टिकल्स, फोनॉन्स, क्रीजॉन्स, लेप्टॉन्स, हार्डॉन्स, न्यूट्रिनोस, एंटी न्यूट्रिनोस, ठीक। तो मीजॉन्स, पाई मीजॉन्स, एम्यू मीजॉन्स, एंडरसन पार्टिकल्स, ठीक, बोसॉन्स, फर्मियंस, अरे बहुत सारे पार्टिकल आज एटम के अंदर है। लेकिन आज भी एटम के जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल जो माने जाते हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहले आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, आज का लेक्चर इज डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या? डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी आज हम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ बेटा वो था इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जहां तक बात करें, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था बेटा? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। पर कहते हैं ना कि बच्चे का नाम उसकी बुआ ही रखती है ना भाई। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन का नाम है वो जे थॉमसन ने नहीं रखा था। जे थॉमसन ने इसको बोला था मेगाट्रॉन। क्या बोला था?
नेगाट्रॉन। जे थॉमसन इसको नेगाट्रॉन टर्म दिया था। इलेक्ट्रॉन टर्म वाज गिवन बाय स्टोनी एंड लॉरेंस। स्टोनी एंड लॉरेंस ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में इलेक्ट्रिसिटी को देखा, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तो इन्होंने पाया इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इज एक्चुअली ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए हम बोल दिया कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इज एक्चुअली ड्यू टू फ्लो ऑफ मेगाट्रॉन्स, इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, नाम रखते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बेटा अनचाही हुई है देखा जाए तो, ठीक कैसे? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो था वो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो समझिएगा प्लीज, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ट्यूब एक्सपेरिमेंट, देखो बेटे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ये बेटा क्रूक्स एंड प्लकर ने किया था बच्चे। इट वॉज डन बाय क्रूक्स एंड प्लकर, ये दो साइंटिस्ट थे, और टू स्टडी द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस, टू स्टडी द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस, कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। बेटा गैस की कंडक्टिविटी को पढ़ने के लिए, इट वॉज जस्ट टू स्टडी द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। बेटे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का कहीं पे ऐसा ध्येय नहीं था कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे इलेक्ट्रॉन को। वो तो सिर्फ क्या है कि गैसेस जो होती हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बेटा अगर गैस गुड कंडक्टर होती इलेक्ट्रिसिटी की तो भैया जैसे आप अपना बटन ऑन करते हैं ना पूरा मजा आ जाता जिंदगी का, है ना। जैसे कि स्विच का बटन ऑन किया तो पूरी जिंदगी का मजा आता, पूरा करंट लगता हमारे को, है ना। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जानना चाहते थे कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा एटम है या जो हमारी गैसेस हैं वो कंडक्टर की तरह वर्क कर सकती है। इसको पढ़ने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। देखिए बेटा सबसे पहली बात क्या थी कि उन्होंने एक हार्ड ग्लास की ऐसे एक ट्यूब ली, 10 to 15 सेंटीमीटर हार्ड ग्लास की ट्यूब ली, और हार्ड ग्लास की ट्यूब में दो मेटल के इलेक्ट्रोड यानी मेटल की थोड़ी थोड़ी सी स्लिट्स, ठीक है, छोटी छोटी सी पट्टियां, तो मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इन मेटल इलेक्ट्रोड को इन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। 10,000 to 15,000 वोल्ट इसमें पोटेंशियल डाला गया, यानी इसमें से करंट पास करवाया गया। 10,000 to 15,000 वोल्ट वोल्टेज पास ऑन करवाई गई। क्लियर? और यहां जो प्रेशर था उस समय वो प्रेशर था ऑलमोस्ट 1 एटमॉस्फेयर। ऑलमोस्ट कितना था? 1 एटमॉस्फेयर, जो एक्चुअली होता है, ठीक। तो 1 एटमॉस्फेयर था हमारे पास, ठीक। तो जब यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर था, हमें पता है गैसेस आर बैड कंडक्टर, तो कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। करंट पास करवाया, कुछ भी नहीं होना था, करंट तो कैरी होना ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। बट एक चीज क्या हुई कि दिस ट्यूब स्टार्ट्स हीटिंग अप। ये ट्यूब जो थी वो हीट अप होनी शुरू हो गई। यहां पे साथ में लेंगे, ट्यूब स्टार्ट्स हीटिंग अप, हीटिंग अप। ये ट्यूब हीट अप होनी शुरू हो गई बच्चों, ठीक। अब अगर हीट अप होती है तो क्यों होती है? देखो बेटा अगर आप किसी भी चीज को, किसी पत्थर को पूरी जोर से फेंकते हैं कहीं पर, तो जब आपने फेंका तो आपने उसको एक एनर्जी दी। उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, है ना। जिससे आपने फेंका, जोर से फेंका, वो बहुत तेज गया और तेज जाके ठाक करके दीवार पे टकराया। तो जब आपने उसको एनर्जी दी वो थी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बेटे जैसे वो दीवार पे टकराया होगा, जैसे वो दीवार पे जाके टकराया, इट हैज टू लूज दैट एनर्जी। वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, करेगा ना बेटा, ठीक। अब एनर्जी कैसे लूज करेगा? कोई भी चीज एनर्जी को 3 तरीके से लूज करती है। कोई भी एनर्जेटिक चीज जब भी एनर्जी लूज करती है वो 3 तरीके से लूज करती है। पहला तरीका होता है साउंड वेव्स,
यानी साउंड की तरह। जब आपने पत्थर मारा और वो दीवार पे टकराया तो बेटे से साउंड आई कि नहीं आई? ठप आई ना। तो साउंड आई तो पहले एनर्जी उसने कैसे डिसिपेट की? एज साउंड। पर अगर आपने बहुत जोर से मारा होगा, बहुत फास्ट मारा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी तो टकराएगा, आवाज तो आएगी आएगी। और जैसे वो नीचे गिरेगा उसके उस दीवार को टच करना, वो हल्का हल्का गर्म भी होगी। यानी इसने एनर्जी लूज की एज हीट एनर्जी। पहले लूज की थी साउंड एनर्जी, फिर लूज की हीट एनर्जी। और आपने बहुत ही तेज मारा हो, जैसे बंदूक से गोली मारी उठा करके पक्की सी दीवार पर, तो बेटा बहुत तेज आके टकराएगा, आवाज आएगी, वो चीज हीटअप होगी। तीसरी बात, चिंगारियां भी निकलेगी, यानी लाइट भी एमिट होगी। तो बेटा एनर्जी इज एमिटेड इन 3 वेज: साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। जब हमने यहां पर करंट को पास ऑन करवाया था तो हमें लाइट तो नजर नहीं आई। तो मतलब यहाँ जो पार्टिकल कोई होंगे अगर फ्लो कर रहे होंगे, उनकी ज्यादा स्पीड नहीं होगी ना उस समय, ठीक। बट क्योंकि ट्यूब स्टार्ट्स हीटिंग अप तो तभी हो सकती है अगर ट्यूब की वॉल पे कोई चीज टकराए, और जब टकराए तो अपनी एनर्जी लूज करे एज हीट एनर्जी, तभी तो हीट आएगी, अदरवाइज हीट कहां से आएगी? तो यहां से उनको समझ में आया कि एक्चुअली गैसेस पूरी तरह से बैड कंडक्टर नहीं है। वो तो हम सोच के चल रहे हैं, वो तो ये है कि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर बहुत ज्यादा होने से कोई पार्टिकल अगर इसमें फ्लो भी कर रहे होंगे उनको बहुत रुकावट मिल रही होगी, क्योंकि रास्ते में गैस बहुत है, तो वो उन पार्टिकल को रोकती होगी, इसलिए पार्टिकल फ्लो नहीं कर पाते होंगे, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं होती होगी। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रेशर को, जो यहाँ प्रेशर था, उस प्रेशर को डिक्रीज कर दिया बेटा, 10 mm तक कर दिया, 10 mm ऑफ मरकरी तक कर दिया। ठीक है बच्चे, क्या था पहले 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 760 mm, अब कितना कर दिया? 10 mm डिक्रीज कर दिया। और जो ट्यूब थी, ठीक, ये ट्यूब थी हमारे पास। जब बेटे इसका हमारे पास 10 mm प्रेशर आ गया, ठीक, कैसे किया होगा? ये तो वोल्टेज थी, यहां एक ना सक्शन पंप लगा दिया जाता है। सक्शन पंप क्या करेगा? इसके अंदर की एयर को खींच लेगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या लग गया बेटा यहाँ पर? सक्शन पंप। और जब इस सक्शन पंप ने अंदर की एयर को खींच लिया तो यहाँ प्रेशर कम हो गया मेरे बच्चे, ठीक, प्रेशर डिक्रीज हो गया, कितना आ गया? 10 mm ऑफ मरकरी। अब वो क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक क्रैकलिंग साउंड के साथ ब्लू स्ट्रीमर्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ब्लू स्ट्रीमर्स, ब्लू स्ट्रीमर्स विद क्रैकलिंग साउंड, विद क्रैकलिंग साउंड, ब्लू स्ट्रीमर्स विद क्रैकलिंग साउंड। वैसे बन रहे हैं बेटा, ब्लू स्ट्रीमर विद क्रैकलिंग साउंड। मतलब कभी कार्टून देखे होंगे, कार्टून में कभी किसी को करंट लगता देखते हो ना, वैसा करंट लगता है यहाँ पर, ठीक। और वैसे ही वो दिखाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर ये क्रैकलिंग साउंड का ब्लू कलर के स्ट्रीमर बनते हैं। अब इससे एक बात क्लियर हो गई कि इसका मतलब कुछ यहाँ फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो होने लगा ना, तो कुछ यहाँ फ्लो कर रहा है जो करंट को फ्लो कर रहा है। तो इनकी हिम्मत बढ़ गई, इसका मतलब गैसेस बैड कंडक्टर नहीं है। इन्होंने प्रेशर को और डिक्रीज किया, दे डिक्रीज प्रेशर, यानी सक्शन पंप से और प्रेशर को डिक्रीज किया टू 3 mm, 3 mm, और भी कम कर दिया, 3 mm ऑफ मरकरी तक ला दिया बिना प्रेशर। जब 3 mm ऑफ मरकरी तक प्रेशर ला दिया तो ये जो ट्यूब थी, ठीक, ये हमारी जो ट्यूब थी, अब इस ट्यूब में क्या होने लगा? वैसे ही करंट है, वैसे यहाँ सक्शन पंप सब कुछ वही लगा हुआ है बेटे, ठीक। अब क्या हुआ? एट 3 mm यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे आपका पिंक कलर का ग्लो आने लगा, सारी ट्यूब में पिंक कलर का ग्लो आने लगा, जिसको बेटा हमने बोल दिया गीजलर्स डिस्चार्ज, गीजलर्स डिस्चार्ज, इसको गीजलर डिस्चार्ज बोल दिया जाता है, ठीक। और या फिर इसको बोल दिया जाता है पॉजिटिव कॉलम। बेटा पॉजिटिव कॉलम क्यों बोलते हैं वो अभी तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है जी।
पॉजिटिव कॉलम क्यों बोलते हैं उसको मैं अभी समझाता हूं। ठीक ठीक, ये गीजलर डिस्चार्ज आ गई विद बजिंग साउंड, पॉजिटिव कॉलम ठीक विद बजिंग साउंड, जिसमें बज ऐसे करके जैसे ट्यूब की आवाज होती है ना, वैसे बजिंग साउंड के साथ गीजलर डिस्चार्ज हो गई। बेटा ये जो गीजलर डिस्चार्ज है, ये जो साउंड का, ये जो आपके पास यहाँ पे कलर आ रहा है, ये कलर चेंज हो सकता है बेटा। जैसे मैंने यहाँ बोला पिंक कलर, बेटा एयर के लिए गीजलर डिस्चार्ज या पॉजिटिव कॉलम का जो कलर होता है वो रेड होता है या रेडिश होता है। ठीक, नियोन के लिए ये ब्राइट रेड होता है। किसके लिए? नियोन के लिए ये ब्राइट रेड होता है। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाए तो ब्लू होता है। ठीक, यानी मैंने कहा कि अगर यहाँ पे एयर है तो ये कॉलम कैसा होगा? मैंने बोला रेड होगा। ठीक, थोड़ा रेडिश बोल लो, नॉट रेड, मतलब पिंकिश सॉर्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ मैंने अभी क्या डाली थी? एयर डाली थी, इसलिए पिंक सा हमारे को दिखाई दिया। अगर मैंने बोला नियोन होता तो ब्राइट रेड कलर आता, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती तो ब्लू कलर आता। यानी ये कलर गैस पे डिपेंड करता था। पर यहां से ये समझ में आ गया कि जब प्रेशर बहुत लो होता है तो गैसेस कंडक्ट करती हैं। अब अगली बात ये थी कि गैसेस कंडक्ट करती हैं, पर कहां से कहां जाता है करंट? हमें ये देखना था करंट कहां से कहां जाता है। ठीक, तो हमने प्रेशर को और डिक्रीज किया बेटा, प्रेशर और डिक्रीज कर दिया। जब प्रेशर और डिक्रीज किया गया तो अब ध्यान देना बेटा, जब प्रेशर को और डिक्रीज किया तो हमारी जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें मैंने बोला 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। ठीक है, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा होगा और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होगा। ऑब्वियस है ना, बैटरी के 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ा होगा। बेटे जो पॉजिटिव होगा उसको अपन लोग बोलते हैं, जो नेगेटिव होगा उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। और जो नेगेटिव पॉजिटिव होगा उसको बोलते हैं एनोड। देखो सिंपल बात, कैथोड का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिस साइड कटायंस आए। कटायंस का उठाओ कैट, इलेक्ट्रोड का उठाओ ओड, क्या बन गया? कैथोड। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे कटायंस आए उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को कैथोड बोलते हैं। कटायन कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं। अगर कटायंस पॉजिटिव होते हैं तो फिर यहाँ पे कौन से पॉजिटिव किस साइड जाने चाहिए? नेगेटिव की तरफ। इसलिए कैथोड यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव है, और एनोड यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव। क्लियर? पर जब प्रेशर डिक्रीज हुआ ना तो हुआ क्या? ध्यान दीजिएगा, कुछ ग्लो तो दिखाई दी इस कैथोड पे, कुछ कैथोड पे ग्लो दिखाई दी, फिर एक डार्क सी रीजन आ गया या बीच में डार्क, और फिर इस साइड पॉजिटिव की तरफ पूरा का पूरा ग्लो दिखाई देने लगा। तो देखो ग्लो जो है वो पॉजिटिव की तरफ है, इसलिए इसको पॉजिटिव कॉलम बोला था। तो ये जो ग्लो कैथोड के पास है इसको बोला कैथोड ग्लो। क्या बोला? कैथोड ग्लो। और मेरे बच्चों ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव कॉलम। ठीक है जी, किसने इसको पॉजिटिव बोला था? लेकिन ये जो डार्क स्पेस आई, यहां पे एक डार्क स्पेस आ चुकी है, ये जो डार्क स्पेस है इसको अपन लोग बोलते हैं फैराडे डार्क स्पेस। क्या बोलते हैं? फैराडे डार्क स्पेस। फैराडे डार्क स्पेस। ठीक, क्यों आती है इसको आगे डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, थोड़ा सा समझ लो पहले इसको। ठीक, अब प्रेशर को और डिक्रीज कर दिया गया, प्रेशर को और डिक्रीज कर दिया गया। बेटे जब प्रेशर को और डिक्रीज किया सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? ये जो ट्यूब थी हमारे पास, ये हमारी जो ट्यूब थी सबसे सुंदर नजर आने लगी। कैसे? इसमें क्या हुआ, इस ट्यूब के अंदर थोड़ी सी वीक हो गए भाई, थोड़ी सी मोटी से पतली हो गई, बहुत काम कर लिया ना इसने, ऐसा नहीं सोचना है ना, बनने में गलती। अभी देखो, अभी क्या है कि जब प्रेशर को और डिक्रीज किया गया तो पहले हमारे पास क्या था?
ये कैथोड ग्लो, जो कैथोड ग्लो था वो भी डिटैच हो गया, वो भी डिटैच हो गया, और यहां पे हमारे पास ग्लो आ गया, कैथोड ग्लो। यहां फिर से एक डार्क स्पेस, फिर डार्क स्पेस, और फिर ये पॉजिटिव कॉलम। समझे मेरे बच्चों? और ये कैथोड ग्लो भी डिटैच हो गया। अब यहां दो डार्क स्पेस आ गई। पहली डार्क स्पेस जिसको हमने क्या नाम दिया था? फैराडे डार्क स्पेस, फैराडे डार्क स्पेस। और दूसरा, ये जो डार्क स्पेस आई इसको बोल दिया गया क्रूक्स डार्क स्पेस, क्रूक्स डार्क स्पेस। ऐसे क्रूक्स डार्क स्पेस आ गए बेटा। ठीक, अब क्या किया गया? अब प्रेशर को और डिक्रीज कर दिया गया। जब प्रेशर को और डिक्रीज किया तो हमारे पास ये जो ट्यूब थी ना, अब कैसे दिखने लगी? जब प्रेशर को और डिक्रीज किया गया तो ये जो ट्यूब थी वो कुछ ऐसे दिखाई देने लगी कि जैसे यहां ब्राइट था, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट था, फिर डार्क, 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 फिर ब्राइट, फिर डार्क। इसको बोला स्ट्राइएशंस। क्या बोल दिया? स्ट्राइएशंस। ऐसे स्ट्राइएशंस दिखने लगी हमारे को। समझ में आई मेरी बात? सो वी गॉट स्ट्राइएशंस। और अब हमने क्या किया? प्रेशर को एक बार फिर डिक्रीज किया और बहुत ही कम कर दिया, वेरी 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 लेस, 1 mm ऑफ मर्करी से भी कम कर दिया। जब 1 mm ऑफ मर्करी से कम किया तो क्या हुआ कि अब इस ट्यूब में कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। ठीक, अब ये ट्यूब बिल्कुल बिल्कुल खाली दिखती। लेकिन हुआ क्या कि ट्यूब्स की जो ये ग्लास है, ट्यूब का ग्लास, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग ग्रीन। यहां पे ग्रीन सा ग्लो इसकी वॉल पे नजर आने लगा। ठीक है, ये ग्रीन ग्लो आना शुरू हो गया, ग्रीन ग्लो ये आना शुरू हो गया। और बाकी बीच में इनविजिबल रेज आ गई। क्या आ गई? इनविजिबल रेज, जो दिखती नहीं है, इनविजिबल रेज। और इन इनविजिबल रेज को नाम दे दिया गया कैथोड रेज। क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रेज। क्योंकि हमें इन सबसे समझ में आ रहा था कि ये कहां से निकली होंगी? ये कैथोड से निकली। और कैसे प्रूव हुआ ये कैथोड से निकली होंगी? और ये कैथोड रेज क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे की कहानी इसी के ऊपर डिपेंड करनी है। देखो, इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझते हैं कि एक ना गाड़ियों का काफिला है, पूरा बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक लाइन में वो जाते हैं ना, मंत्री मंत्री जाते, बहुत सारी गाड़ियां उनके पीछे चलती है। तो सबसे आगे एक होती पायलट, पायलट गाड़ी है ना, वो जाती गोली गिरफ्तार, वो टू 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 करती आगे जाती है। तो पिछली गाड़ियों की स्पीड जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उस पायलट गाड़ी पे। जितनी फास्ट वो मूव कर रही, पिछली भी उतनी फास्ट मूव कर रही। ठीक है, जब भी स्लो या फास्ट होनी है तो पायलट गाड़ी की स्पीड अगर फास्ट होगी तो पीछे वाली गाड़ी फास्ट हो सकती है, स्पीड कम होगी तो पीछे वाली, मतलब जो स्पीड है उस काफिले की वो सबसे अगले वाली गाड़ी ही कर सकेगी। क्यों? अगले वाली गाड़ी को सारा ट्रैफिक का रेजिस्टेंस किसको मिलना है? अगली वाली गाड़ी को। ज्यादा ट्रैफिक आ गई तो अगली वाली गाड़ी स्लो हो गई तो पीछे वाले को ब्रेक मारनी पड़ेगी, है ना बेटा? क्लियर? क्योंकि उसको दिख रहा है कि अगली गाड़ी स्लो हो गई, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। और अगर नहीं है तो अगली वाली गाड़ी फास्ट होगी तो पीछे वाली भी फास्ट चलेगी। यानी उस काफिले की जो स्पीड है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सबसे अगली गाड़ी कितनी तेज चल रही है, उसको कितना आगे रेजिस्टेंस मिल रहा है। बेटे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आगे मिलेगा उतना वो गाड़ी स्लो होती चली जाएगी। समझ रहे मेरी बात? अब ध्यान देना, यहां तक हमें नहीं पता था ये पार्टिकल कहां से निकले। ठीक, ये निकल रहे थे। अब यहां से आपके हमें समझ में आने लगा कैसे। देखो, जैसे पार्टिकल मूव करने लगे होंगे तो जो सबसे अगले वाले पार्टिकल्स होंगे कैथोड रे के, वो मूव कर रहे होंगे, उनको एयर की रेजिस्टेंस मिलेगी। तो जब उनको एयर की रेजिस्टेंस मिलेगी, धीरे धीरे पहले फास्ट आ रहे, धीरे 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 स्लो होना शुरू होगा,
क्योंकि उनको रजिस्टर धक्का मिल रहा है ना भाई, तो धीरे धीरे स्लो होंगे ना। तो अगर वो धीरे धीरे स्लो होंगे पर पिछले वालों को तो रजिस्टेंस नहीं मिल रही, अरे उसके अंदर ड्राइवर तो बैठा नहीं जो स्लो डाउन कर देगा, वो तो उसी स्पीड से आ रही है, पर अगले वाले पार्टिकल स्लो हो रहे हैं, पिछले वाले पार्टिकल उसी स्पीड से जा रहे हैं, तो ये स्लो होता जाएगा और ये उसी स्पीड से धक्का मारा। तो जब धक्का मारा अगले वाले पार्टिकल को, अगले वाले पार्टिकल उछल के आगे गिरे। तो ये जो रीजन बीच में आया, इस रीजन में पार्टिकल आए ही नहीं, टकराए ही नहीं, समझे? तो ये डार्क स्पेस हो गई, क्योंकि टकराएंगे तभी तो लाइट एमिट होगी ना। अब जब पार्टिकल यूं जा रहे थे, ये पार्टिकल अगले वाले जा रही है, पिछले वाले, अगले वाले की स्पीड कम होती जा रही है, पिछले की उतनी है, टकराया और यहां से धक्का पड़ा ठा, अब ये यहां तक जाके फिर टकराया, फिर धक्का पड़ा ठा, इस तरह से करके जो अगले वाले पार्टिकल हैं वो पहले आगे जाएंगे, स्लो डाउन होते जाएंगे, और पीछे वाले पार्टिकल ठा टक्कर मारेंगे आगे। ठीक, एग्जैक्ट टक्कर नहीं, मतलब रिपल्शन देंगे जब पीछे से आएंगे, एग्जैक्ट टक्कर की बात नहीं होती चार्ज पार्टिकल्स में। ठीक, पर समझ लो कि पीछे वाले पार्टिकल उसको ज्यादा रिपेल करेंगे तो एकदम से आगे, फिर आगे और रिपेल करेंगे और आगे, तो ये जंपे खाता हुआ आगे आगे जाएगा। समझ रहे हैं? यहां से यहां, 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 ऐसे करके ठा 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 आगे जाता चला जाएगा। और जब यहाँ पे बिल्कुल ही गैस निकाल दी, ऑलमोस्ट गैस क्या हो गई? जीरो, तो बेटा रास्ते में कुछ है ही नहीं, तो रास्ता पूरा साफ है, तो पायलट गाड़ी पूरी स्पीड पे चली हुई है, पिछली गाड़ियां पूरी स्पीड पे लगी हैं, कहीं पे धक्का नहीं है, और कहीं पे धक्का नहीं है तो कहीं पे भी कलर नहीं है यार। समझ रहे हैं? ठीक, तो ये क्या था कि जो सबसे अगले पार्टिकल होंगे धीरे धीरे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ड्यू टू जो रिस्ट्रिक्शन या जो रेजिस्टेंस हमारे को गैस की मिलती है, और पीछे वाले पार्टिकल्स की स्पीड कम नहीं होती क्योंकि उनको तो रेजिस्टेंस मिल नहीं रही होती, आगे तो अगले पार्टिकल झेल रहे रेजिस्टेंस। तो इसलिए डिफरेंस इन वेलोसिटी की वजह से वो एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो कुछ रीजन ऐसे आ जाएंगे जहां एक्चुअली वो कभी आएंगे ही नहीं, वो डार्क रीजन रह जाएंगे, और जहां वो टकराएंगे वहां एनर्जी लूज होगी, तो जब टकराएंगे एनर्जी लूज होगी, वहां पे ब्राइट सा बैंड आ जाएगा। इस वजह से हमारे पास स्ट्राइएशंस बनी, यानी पहले यहां टकराया तो यहां एनर्जी लूज हुई, अब पार्टिकल आगे मूव किए, फिर यहां टकराया, यहां एनर्जी लूज हुई, फिर आप पार्टिकल आगे मूव किए, तो जहां जहां टकरा रहे वहां वहां एनर्जी लूज होके बैंड आ गया, जहां नहीं टकराए वहां डार्क आ गया। ऐसे स्ट्राइएशंस बनी होंगी। और लास्टली हमारे पास जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है, हमें मिला प्रेशर लेस देन 1 mm ऑफ मर्करी, 1 mm मर्करी से भी कम तो है ही कुछ नहीं बेसिकली, तो रास्ते में रेजिस्टेंस ही नहीं, तो कहीं टकराएंगे नहीं पार्टिकल, टाटा सीधे चलते जाएंगे, सीधे यहां आके टकराएंगे, तो इनविजिबल सी रेज पास ऑन होनी शुरू हो जाएंगी। फिर सर ये ग्रीन ग्लो क्यों आया? बेटा जो पार्टिकल यहां से मूव करेंगे वॉल पे तो टकराएंगे ना, वॉल पे तो टकराएंगे ना, आपस में टकराएंगे, वॉल पे टकराएंगे, वॉल पे टकराएंगे तो एनर्जी लूज करेंगे, वो एनर्जी की वजह से वॉल जो है वो चमकनी शुरू हो जाएंगे ग्रीन। तो यहां बोल दिया कि इसके अंदर क्या फ्लो कर रही है? कैथोड रेज। तो यहां से क्रूक एंड टक्कर ने बोला कि गैसेस आर गुड कंडक्टर एट अ वेरी 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 लो प्रेशर, राउंड अबाउट 1 mm ऑफ मर्करी, गैसेस कैन बिहेव एज गुड कंडक्टर। बेटे ये सारी कवायद हुई थी सुपर कंडक्टर निकालने के लिए, किसके लिए? सुपर कंडक्टर, जिसको रेजिस्टेंस ना हो बिल्कुल भी। तो उन्होंने सोचा कि गैस सुपर कंडक्टिविटी शो करती है, तो पता भी चला कि हाँ गैसेस बहुत लो प्रेशर पे 1 mm पे के करीब करीब कंडक्टिविटी शो कर सकती है, ठीक, और सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर भी सकती है। क्लियर हो गया? अब उतना प्रेशर मेंटेन रखना हमारे काम का नहीं, हमारे से मुश्किल है, इसलिए सुपर कंडक्टर वहां पे बना नहीं। बट एनी हाउ यहां से कैथोड रे बन गई और क्रूक्स एंड प्लकर का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। उन्होंने बोला गैसेस आर कंडक्टर एट अ वेरी लो प्रेशर, ठीक, राउंड अबाउट 1 mm ऑफ मर्करी, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज पास्ड। यहां पे जे थॉमसन केम इनटू सीन। अभी तक इलेक्ट्रॉन की कोई कथा नहीं थी, कोई चांस नहीं था इलेक्ट्रॉन का, पर अब जे थॉमसन यहां सीन में आता है। क्या सोचता है जे थॉमसन? बेटा जे थॉमसन सोचता है कि ये पार्टिकल जो निकले कहां से यार, ये जो पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं कहां से निकले? कहीं से तो निकले होंगे। पता चला कैथोड से रेज निकली,
तो अगर कैथोड से निकली, कैथोड किस चीज का, मेटल का बना है, तो मेटल के एटम के अंदर से निकली है ना, इसका मतलब मेटल के अंदर के कुछ पार्टिकल्स कैथोड रे में है, मेटल के अंदर के कुछ पार्टिकल्स कैथोड रे में है। तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल होते होंगे, ऐसा जे थॉमसन ने सोचा और उसने कैथोड रे पे स्टडी करनी शुरू की और कैथोड रे की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया। तो चलिए अगला टॉपिक हम इसमें देखते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हमने कैथोड रे देखे। अब हम डिस्कवरी कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, जो स्टडी किसने की थी बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज वर स्टडीड बाय जे थॉमसन। ठीक, अभी तक तो जे थॉमसन आया नहीं था सीन में, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि पक्का एटम के अंदर से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर मेहनत करूं और देखूं। तो अब आएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की जहां तक हम डिस्कशन करते हैं, मैंने ये क्लियर कर दिया कि दिस वाज डन बाय जे थॉमसन, उसी ने सारी प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन, पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रे की, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, in the straight line, they travel in the straight line। ठीक, जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे पता चला होगा बेटा, उसने फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब ली होगी और डिस्चार्ज ट्यूब में उसने क्या किया, ये कैथोड था नेगेटिव वाला और ये एनोड था पॉजिटिव वाला, वही वोल्टेज अप्लाई कर दी 10,000 तो 15,000 वोल्ट। रास्ते में उसने एक कोई सब्सटेंस रख दिया, ठीक है जी। अब ऑब्वियस है कैथोड रेज आई होंगी, निकली होंगी उसी प्रेशर उसी सब पे। तो जब ये निकली तो जो पार्टिकल रखा हुआ था पीछे उसकी शैडो बन गई, यू गॉट द शैडो, ठीक है जी। हमारे पास पीछे उसकी क्या बन गई, शैडो बन गई। तो इस शैडो से क्या समझ में आया कि अगर कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर चीज के पीछे नहीं जा सकती। अगर इस पर्टिकुलर चीज के पीछे नहीं जाएगी तो वहां कोई लाइट नहीं आएगी, इसका मतलब जहां पे डार्क जगह रहेगी एक शैडो बन जाएगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती तो यहां से आके फिर यहां से जाके यहां चले जाती, तब तो बेटा हमारे पास ये कभी शैडो दिखती नहीं। शैडो के दिखने से समझ में आया कि डेफिनेटली कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये पहली बात। दूसरी बात, they produce heating effect, they produce heating effect, they produce heating effect। देखो बच्चे, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, they produce heating effect, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे ये है, ठीक, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। चलो इसको तो बनाने की जरूरत नहीं, हीटिंग इफेक्ट। जैसे देखो बेटा, आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके घर में, किसी के घर में पुराना डब्बे वाला टीवी है क्या? ठीक, टीवी में क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब भी तो होती है। क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। तो कभी टीवी की स्क्रीन को टच करिएगा, चलते हुए टीवी को, गर्म होगी कि नहीं होगी? गर्म होगी। क्यों? उसके अंदर कैथोड रेज होगी। ऑब्वियसली कैथोड रे जब जाएंगी, बाहर निकलेंगी तो वॉल से टकराएंगी। अरे भैया, वॉल से टकराएंगी, दे विल लूज एनर्जी, वो एनर्जी को लूज करेंगी, एनर्जी को लूज करेंगी, ऑटोमेटिकली बेटा हीट तो बनेगी। सो दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट बात सीखना अगली,
they have some mechanical effect. They have some mechanical effect. इनका कुछ मैकेनिकल इफेक्ट होता है, यानी दे कैन प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। मतलब अगर ये कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है जी, अब इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, एक लाइट सा माइका का व्हील रख दिया। लाइट सा व्हील रख दिया किसका, माइका का। माइका एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बहुत ही लाइट होता है, ऐसे हमने यहाँ पर एक माइका का व्हील रख दिया। तो ये है माइका व्हील, बहुत लाइट होता है ये, ठीक है जी। अब जो कैथोड रेज पास ऑन हुई होंगी, ठीक, ये पॉजिटिव की तरफ जानी है, तो कैथोड रेज यहां से निकली होंगी बेटा, इस पे टकराई होंगी, और टकराने से क्या होता है कि दिस व्हील स्टार्ट्स मूविंग। ये व्हील यूं स्टार्ट हो जाता है, मूव करना शुरू कर देता है बेटा, इट स्टार्ट्स मूविंग, ठीक, ये इस साइड को मूव करना शुरू कर देगा, इट स्टार्ट्स मूविंग। तो अब ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो तभी क्योंकि पार्टिकल्स पे टकरा रहे हैं और उसका कुछ मैकेनिकल इफेक्ट है, इसलिए तो मूव कर रहा है ना। अगर मैकेनिकल इफेक्ट नहीं होता तो क्या ये मूव करता? जैसे एक सिंपल एग्जांपल और, टीवी चलते हो, टीवी के आगे पता क्या करना, वो जो इलेक्शन में झंडियां नहीं लगती गुड्डी कागज की, है ना, कलरफुल से झंडियां लगाते हैं ना भाई, शादियों में लगाते थे पुराने जमाने में, या फिर इलेक्शन आते हो गुड्डी कागज की झंडियां सी होती है, ठीक, ट्रेस पेपर की, वो लेना और टीवी के आगे ऐसे रखना। तो जैसे टीवी के आगे ऐसे रखोगे, इट विल फ्लटर लाइक दिस, ये बाहर की तरफ को फ्लटर करेगी, बाहर की तरफ को आएगी। या फिर छोड़ो यार गुड्डी कागज से, आप अपना हाथ रखना बेटा स्क्रीन से थोड़ा सा आगे, स्क्रीन से थोड़ा सा आगे, टच नहीं करना, थोड़ा सा आगे रखना, आपको फील होगा कि आपके हाथ में कुछ टकरा रहा है ना। इसका मतलब ये टकराती हैं मतलब इसके अंदर कुछ मैकेनिकल इफेक्ट होता है जो हमें फील होता है, ठीक। तो इससे पता चला दे हैव सम मैकेनिकल इफेक्ट। और बेटा मैकेनिकल इफेक्ट रेज का तो नहीं हो सकता। लाइट टकराती है हमारे ऊपर तो हमें क्या फील होता है कि टकरा रहा है कुछ, है भाई? धूप में चलते हो बाहर, ऐसा लगता है कि हमारे मुंह पर टकरा रहा है कुछ? नहीं ना, क्योंकि रेज नहीं ऐसा करती। हाँ, अगर कहीं ओलावृष्टि हो, है ना जी, ओले पड़ रहे हो, तो टन 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 पता चलता टकरा रहा है, मतलब पार्टिकल। तो यहां से समझ में आया कैथोड रेज रेज नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं, इनका पार्टिकल नेचर है। और इसी को प्रूव करने के लिए उसने एक और चीज की, ठीक। क्या करता है कि चौथी प्रॉपर्टी, दैट कैथोड रे मूव टुवर्ड्स positive pole of electricity. Cathode rays moves towards positive pole of electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी के पॉजिटिव पोल की तरफ जाती हैं। यानी बच्चों अगर ये मैंने कैथोड रे ट्यूब ले ली, ठीक है जी, और इसमें मैंने यहाँ पे कैथोड बनाया, इसमें यहाँ एनोड बनाया, और सेम वोल्टेज सेम सब कुछ किया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पॉजिटिव फील्ड, और यहाँ उसका नेगेटिव पार्ट। अब जो कैथोड रेज हैं वो यहाँ से आई और यहाँ टकराई, यहाँ से आई यहाँ टकराई, यहाँ से आई यहाँ टकराई, यहाँ से आई यहाँ टकराई, मतलब दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव। बेटा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते हैं, रेज डिफ्लेक्ट नहीं करती है मेरे बच्चों, ठीक। क्या लाइट में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी है, पर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाती है? नहीं जाती ना। क्या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाती है? नहीं जाती ना, है ना। देखो कितना अच्छा होता अगर लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाती। मैं अपने घर के ऊपर ना बड़ा सा मैग्नेट लगा दूं तो सारी दुनिया की लाइट मेरे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है ना, ठीक। बोलना दूसरा डोनाल्ड ट्रम्प नहीं लगा देता ऐसा, वो तो बड़ा मैग्नेट लगा देता है अमेरिका के ऊपर, सारी दुनिया की लाइट वहीं पर, और बाकी सारे अमेरिका से लाइट की भीख मांगते नहीं। पर ऐसा नहीं होता। लाइट इज नॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड,
बिकॉज इट इज रेज, तो रेज ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं करती। इससे एक और बात सिद्ध होती है कि ये पार्टिकल नेचर रखती है। ठीक, यहां से क्लियर हो गया था पार्टिकल नेचर, मैकेनिकल इफेक्ट, पार्टिकल नेचर। ठीक, और यहां से थोड़ा सा प्रूफ भी हुआ। ऐसे ही हम अगर बोले कि कैथोड रेज moves towards north pole of magnetic field। अगर बेटे मैग्नेटिक फील्ड रखा तो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी ये, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी। जैसे मेरे बच्चों ये हमारे पास होगा, ठीक, नेगेटिव, और ये होगा पॉजिटिव, ठीक है जी। और मेरे पुत्र ये हमने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगा दिया नॉर्थ पोल, यहां लगा दिया साउथ पोल। तो हम क्या देख रहे हैं कि दे आर डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। They may contain any particles, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? So they may contain any particles। उसके बाद एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी बता रहा हूं, वेरी वेरी खास प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा कैथोड रे when made to strike on a hard metal they produce X-rays। क्या बोला? कैथोड रेज produce X-rays when they strike against hard metal। They strike against hard metal। कैथोड रे जो है, they strike against the hard metal, they produce X-rays। जैसे मान लो ये हमारे पास एक निकल का पीस है, ठीक है जी, हार्ड मेटल है, ठीक, निकल की जगह आप टंगस्टन कोई भी रख सकते थे। बेटा जी यहां से कैथोड रे आई, हाँ टकराने के बाद यहां से जो निकली बाहर वो आई बेटा एक्स-रेज। क्या आ गई? X-rays। So they produce X-rays when they strike against the hard metal। मैंने बच्चों को कभी जिंदगी में एक्सरे करवाया होगा या कभी होते हुए देखा होगा? होता क्या है, हमें ना ऐसे करके, अगर मान लो चेस्ट का एक्सरे करवाना है, ऐसे करके खड़ा कर दिया, उसके सामने एक मेटल की प्लेट्स लगी होती है, यहाँ एक टुंडू सा होता है ना भाई, एक ट्यूब सी होती है, वहां से कैथोड रेज निकलती है, मेटल पे स्ट्राइक करती है, मेटल से एक्स-रेज निकलती है, एक्स-रेज सीधे हमारी बॉडी पे जाती है, और हमारे पीछे ना एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जाती है, एक पीछे ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाती है। फोटोग्राफिक प्लेट जो एक्सरे की प्लेट नहीं मिलती यार ब्राउन से कलर की, वैसी फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाती है। तो एक्सरे जब हमारी बॉडी के पास होती हैं, तो जो हमारे बॉडी के हार्ड पार्ट्स हैं, वो हार्ड पार्ट्स उन एक्सरेज को रोक लेती है, और सॉफ्ट पार्ट से एक्सरे पास ऑन हो जाती है। वहां वो ट्यूब जो होती है, वहां पीछे जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो काली काली हो जाती है, और जहां से वो पास नहीं होती वहां वो व्हाइट रहती है, क्योंकि वहां से वो पास नहीं हुई। ऐसे हमारी हड्डियों का सुंदर फोटोग्राफ पीछे बन जाता है ना भाई, पता चल जाता है कौन सी हड्डी किस समय टूटी हुई है ना। ठीक, तो कहने का मतलब बेसिकली एक्सरेज बनती कब है? व्हेन कैथोड रेज are made to strike against the hard metal, so they produce X-rays। तो ये पहले 6 प्रॉपर्टीज को समझो, इस समय क्या क्या समझ में आया वो समझो, फिर हम आगे आते डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे दिमाग में आई उसके। ठीक, देखो भाई, दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करती शैडो से पता चला। दे हैव हीटिंग इफेक्ट, तो भैया इसकी एनर्जी है, हीटिंग इफेक्ट तो इसकी एनर्जी है तो टकराते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं, तभी हीटिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। दे हैव सम मैकेनिकल, यानी इस रास्ते का व्हील मूव करता है, अगर मैकेनिकल इफेक्ट है तो इसका कुछ यू कैन से वेट होगा, तो ये पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल का वेट होता है, वेव का वेट थोड़ी होता है यार, तो इसका मतलब पार्टिकल्स है। दूसरी बात, जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में देखोगे कहां जाएगी? पॉजिटिव तरफ, और अगर आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड में कहां जाएगी? नॉर्थ पोल की तरफ, और अगर बेटे बोलोगे कि मेड टू स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड मेटल दे प्रोड्यूस एक्स-रेज,
ये 6 प्रॉपर्टीज तुमने पूरी ध्यान में रखी कैथोड रे। कल को पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा +1 में, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। नाउ नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है, अगली बात समझना अच्छे से, जिससे इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। एक बात क्लियर हो गया, कैथोड रेज का चार्ज है, क्यों ये पॉजिटिव की तरफ जा रही, खुद नेगेटिव होंगी। एक बात ये चार्ज है, ये श्योर है। दूसरी बात, ये पार्टिकल्स हैं, इनका मास भी है, यानी कैथोड रेज का चार्ज भी है और कैथोड रेज का मास भी है, ठीक। और इसीलिए जे थॉमसन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया टू कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज। प्लीज सी दिस। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड रेज। अब पहली बात कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होती है, क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज होगा E/m, चार्ज पर यूनिट मास, E/m रेशो, चार्ज पर यूनिट मास, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट मास, ठीक। तो चार्ज पर यूनिट मास हमें निकालना है कि भैया पर ग्राम कितना चार्ज होगा, क्या निकालना है, कैथोड रे का अगर 1 ग्राम ले लूं तो उसमें कितना चार्ज होगा, चार्ज पर यूनिट मास, ठीक। इसके लिए जे थॉमसन ने अपना डिस्चार्ज ट्यूब जो था वही लिया, लेकिन अब की बार डिस्चार्ज ट्यूब को कुछ ऐसा बना दिया। देखो मेरे दोस्तों जरा ध्यान से, ये भोंपू नुमा ऐसा करके एक एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब बना दिया। यहां पे रखा कैथोड, यहां पे क्या रखा, कैथोड, ये है जी कैथोड, और एनोड ले लिया इसने परफोरेटेड, छेद वाला, ठीक। ये आपका एनोड है, और कैसा है एनोड बेटा, एनोड इज परफोरेटेड, इसमें छेद है, परफोरेटेड एनोड, ठीक। परफोरेटेड क्यों लिया जाता है, ताकि इसके अंदर से कैथोड रेज मूव कर सके आगे की तरफ, ठीक है जी। अब वही प्रेशर को वहीं कर दिया गया, और यहां लगा दी गई फोटोग्राफिक प्लेट। ये जो लगाई गई है ये क्या है हमारे पास बेटा, यहां पे लगा दी गई है फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। अब सर ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या बला है, अरे भैया वो एक्सरे वाली ब्राउन ब्राउन सी प्लेट देखते हो ना, सो दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट, क्लियर। अब पहले इसने यहां पर एक लगा दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, पॉजिटिव और नेगेटिव, और अब कैथोड रेज को फ्लो करवाया। जब बेटा कैथोड रेज फ्लो होंगी तो किससे डिफ्लेक्ट होंगी, फटाफट बोलो, शाबाश, टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। तो एक पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, यहां पर आकर के फोटोग्राफिक प्लेट पे निशान पड़ने शुरू हो गए, जिसको बोला स्किंटिलेशन डॉट्स। क्या बोला, स्किंटिलेशन डॉट्स, ऐसे निशान पड़ने लगे। बेटा स्किंटिलेशन डॉट से ये भी समझ में आता है कि कैथोड रे में पार्टिकुलर रे नहीं, क्यों, अगर रे होते तो उसका डॉट नहीं पड़ते हैं बेटा, तो सारी जगह बिखर जाती है, ठीक। अगर पार्टिकल होगा तो उसी के ही क्या बनेंगे, डॉट्स बनेंगे, स्किंटिलेशन डॉट्स, क्लियर। तो स्किंटिलेशन डॉट्स यहां बन गए, इसका मतलब पार्टिकल तो है ही, वो पहले भी प्रूफ था हमारे पास, तो जानी कहां थी, पॉजिटिव की तरफ, ओके। अब इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कर दिया बेटा बंद, ठीक। इसकी जगह लगाई एक मैग्नेटिक फील्ड, क्या लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लगा रहा हूं रिंग्स में, बट मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये कैथोड रेज मूव कर रही है, ये रास्ता है, तो ऊपर और नीचे मैंने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आगे और पीछे मैं क्या लगा दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी ऊपर नीचे आगे
पीछे। समझ में आई बात? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी है, ठीक। मैंने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और उसमें कैथोड रेज को फ्लो करवाया। कैथोड रेज किस तरफ जानी थी, पॉजिटिव की तरफ चलेगी। फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई। मैग्नेटिक फील्ड कहां लगाई, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर और नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड आगे और पीछे है 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अब दोबारा से कैथोड रे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रे कहां को मूव करेंगी, ऑब्वियसली टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। इस साइड नॉर्थ पोल। तो स्क्रीन क्रिएशन डॉट यहां बन जाएगा। नीचे मत सोचना मेरे भाई, थ्री डायमेंशनली सोच लो, तुम्हारी तरफ। मान लो नॉर्थ पोल अगली साइड है, तुम्हारी तरफ है, तो ये वाले डॉट्स भी तुम्हारी तरफ पड़ेंगे। ये तो टू डायमेंशन है, आप थ्री डायमेंशनली सोचना है इसको, तो मतलब किसी और जगह पड़ेंगे। सिंपल बात है कि फिर डिफ्लेक्शन, ठीक। फिजिक्स वाले आपको पढ़ाएंगे कभी जिंदगी में कि चार्ज पार्टिकल जो होता है जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करता है तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड से मूव करता है तो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक। अभी मेरा सिर्फ कोई कंसर्न नहीं, मेरा सिर्फ ये है कि वो इसकी कहां जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक। और इसकी कहां जा रहा था, पॉजिटिव पोल की तरफ। तो पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, फिर इसको बंद कर दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी गई, नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब इसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स साइमल्टेनियसली लगा दी। क्या किया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ दोनों इकट्ठी लगा दी और इस तरह से एडजस्ट किया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगी कैथोड रेज। पर उसने इसको ऐसे अरेंज किया इनकी स्ट्रेंथ को, ये कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट में चलेगी, यानी नो डिफ्लेक्शन। कैथोड रेज में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, स्ट्रेट चले गई। जब स्ट्रेट चले गई, वो स्ट्रेट तभी जा सकती थी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींचा, अगर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड खींचे, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो, तो भैया ना वो खींच पाएगी ना वो खींच पाएगी, तो बीच में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती तो किस साइड जानी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होनी थी तो किस साइड जानी थी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। लेकिन अगर दोनों बराबर होनी थी, अगर दोनों बराबर होती हैं तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर खींचेंगे। एक बच्चा बीच में खड़ा, इधर भी खींचने वाला इधर भी खींचने वाला, इधर वाला तगड़ा सुमो पहलवान, इधर वाला सिकिया पहलवान, तो बंदा किस साइड को खींचेगा, सुमो की तरफ। अब दोनों साइड बराबर के पहलवान, ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है, तो बंदा कहां रहेगा, बीच में। हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है ना भाई, दोनों खींच रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रेट चले जाएगी। जब स्ट्रेट चले गई, उस समय जे थॉमसन ने कहा कि स्ट्रेट तो तब जा सकती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी should be equal to, electric field intensity should be equal to magnetic field intensity. Magnetic field intensity, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों बराबर होंगी तब ये स्ट्रेट जाएंगी। अब फिजिक्स में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता होगा, ऐसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता होगा। मैं तुम्हें इसको जा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरा वो मतलब ही नहीं है यार, ठीक। वी डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट यार, ठीक। ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि इन दो को हम इक्वेट कर देंगे, इसका भी फॉर्मूला होता होगा और इसका भी फॉर्मूला होता होगा, दोनों का फॉर्मूला होता होगा, और उन दोनों के फॉर्मूला को लगा के हमने इसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद फाइनली जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आया होगा वो कुछ ऐसा आया होगा, E/n, that is specific charge is E का स्क्वायर अपॉन 2b² v। ध्यान से सुनते जाना, ठीक। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है इन दोनों को इक्वेट करके, इन दोनों को इक्वेट करके। E क्या है यहां पर,
चार्ज ऑन कैथोड रेज, m क्या है यहां पर, मास ऑन कैथोड रेज। कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और B क्या है, B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। और V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहां लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से E बाय एम रेशो कैलकुलेट किया, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, ना ही ये याद रखने की जरूरत है, सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूं, एक चीज को समझा, ठीक। तो मेरे भाई यहां से जब E बाय एम रेशो निकाला गया तो E बाय एम रेशो की वैल्यू आई 1.76 इंटू 10 टू पावर 8 कूलम पर ग्राम, ठीक। तो इसका E बाय एम रेशो क्या निकला, कैथोड रेज का, कैथोड रेज का E बाय एम रेशो आया बेटा जी 1.76 इंटू 10 टू पावर 8 कूलम पर ग्राम। इस फॉर्मूला से निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई थी उसका वैल्यू हमने पुट किया, मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई थी उसका वैल्यू पुट किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था उसका वैल्यू पुट किया, E बाय एम निकल गया, ठीक है जी। ये E बाय एम आया 1.76 इंटू 10 टू पावर 8 कूलम पर ग्राम। बच्चा जी क्लियर हो गया होगा। अब मजे की बात क्या थी, अब उसने इसके अंदर गैस को चेंज किया, पहले एयर लिया होगा, नियोन ले ली भाई, फिर E बाय एम निकाला, सेम है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली होगी, फिर E बाय एम निकाला, सेम आया, 2-3 गैसेस चेंज करके देख ली, E बाय एम सेम आया। फिर उसने क्या किया, कैथोड का मटेरियल चेंज कर दिया। पहले मान लो आपने कोई अनरिएक्टिव मेटल के यहाँ कैथोड ले रखा था, मान लेते हैं कि अपन ने टंगस्टन का ले रखा था, फिर इसने निकल का ले लिया होगा, फिर इसने और गोल्ड का ले लिया होगा, ऐसे इसने इलेक्ट्रोड भी चेंज किए, पर E बाय एम रेशो चेंज नहीं हुआ। यानी E by M ratio of cathode rays is constant, does not depend upon the nature of gas taken, does not depend upon the nature of electrode taken. सबसे बड़ी सफलता है, क्यों, इससे एक बात समझ में आया कि कैथोड रे जिन भी पार्टिकल से मिलके बनी है वो सभी में सेम होते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, नियोन ले लो, एयर ले लो, यहां चाहे मेटल जो मर्जी ले लो, कैथोड रेज के पार्टिकल सेम है। कैथोड रेज जो हैं वो सेम पार्टिकल से मिलके बनी है, इसलिए कैथोड रेज वाले पार्टिकल आर यूनिवर्सल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो यहां से जे थॉमसन ने कहा कि इनसाइड एटम negatrons are present, negatrons are present which are universal particles of atom, which are universal particles of atom, universal particles of atom, universal particle हैं atom के वो, ठीक है जी। inside atom negatrons are present which are universal particles of atom, जो एटम के यूनिवर्सल पार्टिकल है बेटा उसको नेगाट्रॉन कहा, यहां से नेगाट्रॉन हमारे पास निकल गया। बोला कोई मर्जी एटम लो उसमें पक्का नेगाट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक। अब देखो बेटा उसका चार्ज तो नेगेटिव चार्ज पर यूनिट मास निकल गया, पर बेटे एक्चुअली एक पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है अब ये निकालना बाकी था, ठीक। तो अब हमने चार्ज टू मास निकाला, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला गया, ठीक। मिटा रहा हूं बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकाला, किसने निकाला, कितना निकाला।
बेटा इट वाज डिस्कवर्ड बाय मलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, मलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, मलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। मलिकन ने क्या किया बेटा जी, एक डब्बा लिया, यानी एक कंटेनर लिया, एक वेसल लिया, एक कंपार्टमेंट लिया। इस वेसल के अंदर उसने मेटल की प्लेट के साथ ऐसे पार्टीशन कर दिए, मेटल प्लेट्स लगा दी बेटा जी, ठीक है जी। ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया, यानी इसको पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया। ऊपर वाली प्लेट में एक पिन होल कर दिया, ठीक, पिन होल कर दिया, समझ में आया। और यहां बेटे ऑयल का स्प्रे कर दिया। ऑयल ही क्यों वो भी समझाऊंगा, और कैसा ऑयल वो भी समझाऊंगा, ठीक। ये ऑयल का स्प्रे किया बाय एटमाइजर, ऑयल स्प्रे बाय एटमाइजर। अब एटमाइजर क्या होता है, वो सवेरे सवेरे उठ के ना लगाते हो ना, पिस पिस पिस, है ना भाई, ये लगाते हो ना, तो उसके आगे जो बना होता है ना ढक्कन से, जिसको दबाने से एकदम से बाहर गैस की तरह आता है, होता तो लिक्विड है। बोलो नहीं सर फॉग में होता, सर लिक्विड नहीं, नहीं यार सब में लिक्विड होता है, पर एटमाइजर उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज कर देता है, तो हमें लगता है कि उसके अंदर एयर है या कोई गैस है। गैस नहीं होती है, लिक्विड होता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में बांट देता है, इसको बोलते हैं एटमाइजर। तो वैसे एटमाइजर से यहां पे क्या किया गया, ऑयल ड्रॉप्स का स्प्रे कर दिया। देखो अब ऑब्वियस सी बात है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये ऑयल ड्रॉप नीचे गिरेगा। थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये मत समझिएगा कि ऑयल ड्रॉप बड़ा हो गया इसलिए कि आपको पता चल जाए ऑयल ड्रॉप बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है जी। ये ऑयल ड्रॉप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विल फॉल डाउन और नॉट। अब बीच वाले चैम्बर में हमने क्या किया, बीच वाले चैम्बर में यहां एक्स रेज फेंक दी। क्या फेंक दी, एक्स रेज। देखो बच्चे ध्यान देना, रास्ते में एयर तो है ना, खाली तो नहीं है ना, ये एयर के पार्टिकल है, यानी उसके अंदर जो भी गैस होगी उस गैस के एटम होंगे, एटम के पार्टिकल होंगे। अब जैसे इसमें ये मेगाट्रॉन है, इसको मैंने अभी ई लिखा है, जब ये यहाँ पे एक्सरे टकराएगी तो बेटा एक्सरे इसको नॉक ऑफ करेगी बाहर की नहीं, समझ में आई, इतनी तेज से आके टकराएगी तो भैया इसके ये इलेक्ट्रॉन्स या मेगाट्रॉन नॉक ऑफ हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलेंगे तो बेटा जी ऑयल इसीलिए लिया था कि ऑयल स्टिकी होता है, चिपकने वाला होता है, तो जो नेगाट्रॉन है ये ऑयल पे चिपक जाएंगे, कुछ नेगाट्रॉन्स ऑयल कैप्चर कर लेगा, तो ऑयल ड्रॉप्स बिकम नेगेटिव। क्यों, इट हैज कैप्चर्ड नेगाट्रॉन्स और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन या नेगाट्रॉन को कैप्चर कर लिया है। इस साइड हम लगाएंगे एक माइक्रोस्कोप जिससे हम इसके दर्शन करेंगे, और ये तुम्हारी सुंदर सी आंख है ना, बस ये तुम्हारी सुंदर सी आंख है, ठीक। अब यहां से हम इसके दर्शन कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से। अब देखो ऑयल ड्रॉप जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर रही होगी, यानी एक फोर्स उसको नीचे लग रही होगी, विच इज ग्रेविटी, जो उसको नीचे खींच रही है, ठीक है जी। एक फोर्स इसको ऊपर ले जा रही है, कौन सी, बाउंड फोर्स, बाउंसी इसको ऊपर लेके जा रही है भाई। मीडियम की बाउंड फोर्स होती है ना यार, अरे भैया रुई को फेंकते हो तो नीचे से धक्का लगता है, तभी तो रुई स्लोली गिरती है ना, तो बाउंड फोर्स। लेकिन बेटा ये नेगेटिव है, ऊपर वाली प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है, तो दो फोर्सेस इसको ऊपर को ले जा रही है। कौन सी दो फोर्सेस, बाउंड फोर्सेस और दूसरी पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। दो फोर्स ऊपर ले जा रही है और ग्रेविटी इसको नीचे ले जा रही है, ठीक। अब ध्यान से समझना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम हो, बाउंसी तो नेग्लिजिबल सी होती, बाउंसी कोई रुई को नीचे गिरने से रोक सकती है क्या, नहीं ना,
तो नेग्लिजिबल सा अमाउंट है, बहुत कम है, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा ठाक, क्यों? खींचने वाली फोर्स इज वेरी वीक, खींचने वाली फोर्स इज वेरी वीक। बंदा कुएं में गिर रहा है और आप ऊपर से पतंग की डोर फेंक रहे हैं, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, ऊपर आएगा क्या है भाई? नहीं ना। तो ऑब्वियसली यहां पे नीचे की तरफ कोई जाएगा अगर ये वाली फोर्स वीक होगी, और अगर रस्सा फेंकोगे ना नीचे भाई तो पकड़ के ऊपर आएगा। तो इसी तरह अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग हुई तो ये ऊपर को जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, ये नेगेटिव वाला भी सुधर के मारेगा ना, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग हुई तो ऊपर जाएगा, ये फोर्स वीक हुई तो नीचे आएगा। यानी इन ऑयल ड्रॉप ने या तो ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो भैया जब इसने मलिकन ने क्या किया, इसको एडजस्ट करने लगा, कभी ये वीक हो जाता तो ऑयल ड्रॉप नीचे गिरने लगते, कभी ये स्ट्रॉन्ग हो जाता तो ऑयल ड्रॉप ऊपर जाने लगते। पर जब कभी भी इसका चार्ज ऑयल ड्रॉप के चार्ज के बराबर हो जाता तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी हो जाता है। इतनी फोर्स है कि ना तो वो ऊपर जा पा रहा है ना वो नीचे जा पा रहा है, यानी जितना चार्ज इसके ऊपर उतने चार्ज इसके ऊपर, तो ना तो ज्यादा है कि वो अट्रैक्ट कर सके ना कम है कि वो छोड़ सके। तो जब इसका चार्ज इसके चार्ज के ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी होता है 1 सेकंड के लिए, एंड देन इट विल फॉल डाउन विद अ स्लो वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी फास्ट थी, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? स्लो। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ड्रैग। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ड्रैग, वेलोसिटी का कम हो जाना। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और यहां से कैलकुलेशन करके हमने पाए जो चार्ज है, ये चार्ज ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी तब करता है जब ये ऑयल ड्रॉप के चार्ज के बराबर हो। और वो चार्ज कैलकुलेट किया गया कि ऑयल ड्रॉप एक थोड़ी है, हजारों हजार है। जब भी कोई ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी होता है वो सिर्फ तभी होता है जब चार्ज, यू कैन से चार्ज is whole number multiple of charge on the oil drop, charge on the oil drop is whole number multiple of 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक, यानी oil drop becomes stationary, oil drop becomes stationary for a fraction of second, becomes stationary for a fraction of second whenever charge on oil drop becomes whole number multiple of 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. या तो इतने चार्ज पे ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी होता, या इसके डबल चार्ज पे ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी होता, या इसके हाफ चार्ज पे ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी, हाफ नहीं सॉरी ट्रिपल से होल नंबर मल्टीपल। तो होल नंबर मल्टीपल से सबसे कम जो चार्ज हमने देखा, सबसे कम चार्ज ये निकला। तो बेटा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच वाज मेजर्ड इन मलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी of charge measured in Malikan oil drop method, measured in Malikan oil drop method, smallest quantity of charge measured in Malikan oil drop method is 1.602 10 to the power minus 19। और ये चार्ज सबसे छोटा है तो ये तभी हो सकता है सबसे कम, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप पे चिपका हुआ, तो सबसे कम यही होगा। अगर इससे भी कम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का तो बेटा यहाँ पे उससे कम आ सकता था ना, कम से कम ये आ रहा है तो मतलब कम से कम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना है। समझ में आ रहा है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप पे चिपके हुए हैं तो चार्ज डबल आ रहा है, भैया 3 इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं चार्ज ट्रिपल आ रहा है, होल नंबर मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि therefore charge on electron is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb।
और कूलम तो ऐसा यूनिट है 4.8 इंटू 10 टू पावर 10 ESU। ये बेटा SI में CGS में 4.8 इंटू 10 टू पावर -10 ESU आगे काम आता है। ठीक है, तो हम इसको चार्ज बोलेंगे या इसको चार्ज बोलेंगे। कूलम्स में हमें देखना है, ये ESU सेंटीमीटर्स में है, मतलब सीजीएस में है। हम ऐसा ही को करते हैं, तो इसको अपन ने बोल दिया 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इससे छोटा चार्ज मेजर ही नहीं हुआ तो इसको कम से कम 1 यूनिट बोल दिया। तो बोला 1 यूनिट चार्ज जो होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जो होता है वो 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, which is equal to 1 unit negative charge या 4.8 into 10 to power -10 ESU का के चार्ज भी निकल गया। चार्ज टू मास रेशियो तो पहले ही निकाल रखी थी। अब ध्यान देना इधर प्लीज, एक मैथमेटिक्स। अगर हम चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास कर दें तो क्या निकलेगा बोलो? अगर चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास कर दें तो क्या निकलेगा बेटा? चार्ज से चार्ज कैंसल, क्या निकलेगा? मास निकलेगा। तो हमने इस मास को निकालने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम को डिवाइड कर दिया कितने से 1.76 इंटू 10 टू पावर 8 कूलम पर ग्राम। ये E/m निकाला था और ये E निकाला था, तो मास निकल के सामने आया 9.11 इंटू 10 टू पावर -28 ग्राम और 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 केजी। तो इलेक्ट्रॉन का मास आ गया दोस्तों ये। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 केजी है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन was 1/1840 times the mass of हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के मास से 1/1840 टाइम मास था, यानी बहुत कम था। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये मास एट रेस्ट है, ये मास एट रेस्ट है, रेस्ट मास ऑफ एटम। बेटा मतलब अगर मास, अगर एटम रेस्ट पे हो, अगर कभी मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट निकालना होता है, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मास एट रेस्ट डिवाइडेड बाय 1 - v/c का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये फॉर्मूला यूज होता है मेरे बच्चों, ये आइंस्टीन का फॉर्मूला है। मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रेस्ट बाय 1 - v/c का होल स्क्वायर। मान लो आप मूव कर रहे हैं, आपके मूविंग का मास मेरे को निकालना है, तो आपका रेस्ट मास डिवाइड बाय ये करूंगा मैं, तो आपका मूविंग का मास आ जाएगा। क्लियर? और अब देखो, नाउ इफ मान लो if electron moves with speed of light, moves with speed of light, speed of light, अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता तो v किसके बराबर हो जाता? c के बराबर। तो v और c कैंसल, तो 1 - 1 का स्क्वायर यानी 1 - 1 0, anything divided by 0 becomes infinity, then mass of electron becomes infinity, then mass of electron becomes infinity, not defined। कब? जब इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे। इसलिए कोई भी मेटीरियल ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा भाई, फट जाएगा यार, समझे? क्यों हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते? फट जाएंगे यार, मास इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बेटा यहां से चार्ज निकल गया मलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से, ठीक।
तो अभी तक हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, ठीक, कैथोड रे ट्यूब कैसे थी, उसके अंदर क्या क्या हुआ, कैसे जे थॉमसन को पता चला इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और कैसे उसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब किया, उसने नाम नेगाट्रॉन क्यों दिया, बाद में स्टोनी ने उसका नाम इलेक्ट्रॉन चेंज कर दिया, उस पर चार्ज कैसे निकला, उस पर मास कैसे निकला। तो अब फटाफट से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो अपन नोट डाउन करते हैं। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए सारा का सारा, ठीक। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसी पर्टिकुलर जगह तक जहां तक अभी तक करवाया है मैं, हर एक पॉइंट जो कि कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है उसको मैं रिफाइन करके आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और ये पॉइंट डब्बे के अंदर लिख लीजिएगा ताकि कंपटीशन में क्विक रिवीजन के लिए आपको काम आ सके। देखिए, देखो भाई, जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ये लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक। कुछ बोर्ड पे लिखूंगा, कुछ नहीं भी लिखूंगा। सबसे पहली बात, हमने बोला एटम शब्द किसने दिया, बोला डेमोक्रिटस ने दिया। किसने दिया? डेमोक्रिटस ने दिया। यूज पहली बार किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया। यूज, एटम का यूज जॉन डाल्टन ने किया, ठीक। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, ठीक। पर नाम इलेक्ट्रॉन किसने दिया? स्टोनी और लॉरेंस ने दिया। जे थॉमसन ने इसको क्या नाम दिया था? नेगाट्रॉन नाम दिया था। जे थॉमसन ने नेगाट्रॉन नाम दिया था। अंडरलाइन करते जाना, ठीक। जो चीजें आपने पहले लिखी उसमें अंडरलाइन करते जाना, ठीक। फिर जो बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का आउटकम था। But that discharge tube experiment was done by Crookes and Plucker. It was not to discover electrons. It was just to discover whether gases are conductor or not. कि गैस की कंडक्टिविटी के लिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। वहां से कैथोड रेज बनी एट अ वेरी वेरी low pressure, round about less than 1 mm pressure, and applying a voltage of 10,000 to 15,000 volt through a hard glass tube, we got invisible rays called as cathode rays. Cathode rays are made up of electrons, ठीक, जिसको जे थॉमसन ने नेगाट्रॉन बोला। एंड कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज वर studied by J.J. Thomson. Cathode ray travel in the straight line. They have some heating effect. They produce some mechanical effect. They are deflected towards positive pole of electric field and north pole of magnetic field. When they strike against the hard metal, they produce X-rays. E to M ratio of cathode rays, specific charge, E to M ratio of cathode rays is always constant. How much? 1.76 into 10 to power 8 coulomb per gram. Cathode rays पे जो E to M ratio, it is constant. It does not depend upon the nature of gas. It does not depend upon the nature of electrode. Its value is always 1.76 into 10 to power 8 coulomb per gram. Charge on electron was calculated by Mulliken by his oil drop experiment. And charge calculated in oil drop experiment was whole number multiple of 1.602 into 10 to power minus 19 coulomb. Means charge on one electron is 1.602 into 10 to power minus 19 coulomb, which is considered as 1 unit charge. And when you divide this charge by specific charge, we get mass of electron. And mass of electron is 9.11 into 10 to power minus 31 kg. It is 1 by 1840 times the mass of hydrogen atom. Hydrogen atom से 1 by 1840 times है, बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। फिर यहीं पर ये मास मूविंग इलेक्ट्रॉन का नहीं है, ये मास एट रेस्ट है।
मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास निकालते हैं, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ रेस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अगर कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो vc के बराबर हो जाने से मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करता। ठीक, सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मोर। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आप 1 से एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 96486 अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 96500 कूलम, जिसको हम 1 फैरेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 फैरेड। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैरेड, that is 96500 coulomb approximately. Mass of 1 mole of electrons, इलेक्ट्रॉन्स के 1 मोल का अगर मास निकाले तो कैसे निकालोगे? 9.11 into 10 to power minus 20 ग्राम ले लिया into 6.023 into 10 to power 23, that tends to out be 0.055 mg, 0.055 milligram. It is mass of 1 mole of electron. एक भी बात ऐसी हो जो दिमाग में ना आई हो और एक भी चीज ऐसी हो जो उससे बाहर हो तो प्लीज दिखाइएगा। जिंदगी में इससे बाहर ना कोई पूछेगा और ना है, पूछेगा तो तब जब है। क्लियर? तो बेटा ऐसे डिस्कवरी हुई बेटा किसकी? दिस वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट गिव मी नाउ आफ्टर दिस डिस्कवरी, ये क्लियर हो गया, जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दे मारा। ठीक, इस डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन इतना खुश हो गया कि उसने एटम का मॉडल ही दे डाला। कैसा मॉडल? तो समझिए, फर्स्ट एवर मॉडल ऑफ एटम, सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम, जिसको हमने बोला प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। बेटा प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम बोलो, या बेटा इसको वाटरमेलन मॉडल बोलो, वाटरमेलन मॉडल बोल लो जी। ठीक, ये दिया किसने? बेटा दिस वाज गिवन बाय भाई जे थॉमसन। सो दिस वाज गिवन बाय भाई जे थॉमसन, है ना जी? इंडियन होता तो भाई बोलते ना उसको यार। ठीक, तो जे थॉमसन क्या कहता है? कहता है जी कि एटम जो है, एटम के अंदर, ये मान लो एटम है, कहता है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज्ड पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा है। पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज्ड पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज इज डिफ्यूज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। Electrons are embedded in it like plums are embedded in a pudding, or you can say seeds are embedded in watermelon. कहता पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, जैसे वाटरमेलन के अंदर लाल लाल पार्ट होता है ना, आजकल खा रहे होंगे वाटरमेलन, है ना? वाटरमेलन के अंदर जो लाल लाल पार्ट होता है ना, वो बोलता है पॉजिटिव चार्ज है, डिफ्यूज्ड पड़ा है, बिखरा हुआ, उसका कोई पार्टिकल नहीं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो सीड्स की तरह उसके अंदर फंसे हुए होते हैं। समझ में आई बात? जैसे हिंदुस्तानी पुडिंग होता है ना, हलवा, हलवा के अंदर बादाम की गिरियां। ठीक, तो बोलता है हलवा जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बादाम की गिरियां हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो उसके अंदर फंसे। ये जे थॉमसन का मॉडल था। पर कितनी इंटरेस्टिंग बात थी, हमें लगता है पता नहीं ऐसे दे देते हैं, बहुत सोचना पड़ता। एक बात बताओ यार, क्या जे थॉमसन इतना मंदबुद्धि हो सकता था कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोलता है,
तो पॉजिटिव चार्ज को डिफ्यूज क्यों बोलता है? भैया उसने प्रोटॉन क्यों नहीं डिस्कवर कर लिया? इंटरेस्टिंग है ना बात। कहा जाता है सोचना एक कठिन काम है, इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते। ठीक, थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, सो मेनी पीपल डू नॉट थिंक एंड यू शुड नॉट बी लाइक दैम। ठीक, यू शुड थिंक, केमिस्ट्री इज थिंकिंग। तो बेसिकली क्या जे जे थॉमसन इतना पागल था कि उसको ये नहीं पता चला होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी होता होगा? तो क्यों उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की कोशिश नहीं की? अपना मॉडल सीधे खुशी में आके देख क्यों दिया? वाज वेरी सिंपल लॉजिक। बेटा, हम कभी भी अगर एटम को हीट करते हैं, कभी भी एटम को हीट करते हैं, तो उससे कभी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं आता, कोई प्रोटॉन बाहर नहीं आता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्योंकि एटम को हीट करने से, एनर्जी देने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, कभी भी और प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता है। दैट मेड हिम बिलीव दैट एटम के अंदर प्रोटॉन है ही नहीं, अगर होता तो वो भी तो बाहर निकलता। तो इसलिए उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज्ड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज पड़ा हुआ है इनसाइड एटम। क्लियर होता है ना? अगली बात, बट एक साइंटिस्ट था लिनार्ड, तो ध्यान दीजिएगा, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। मेरे दोस्तों, ढूंढना कभी किताबों में मिल जाए शायद, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। देखो भाई, लिनार्ड ने क्या किया, एटम के अंदर, एटम के ऊपर कैथोड रेस को फेंका। एटम के ऊपर क्या फेंका? कैथोड रेस को फेंका। ठीक है, ये है हरी हरी कैथोड रेस बना दी मैंने, ठीक, एटम के ऊपर फेंका। एंड व्हाट ही सॉ, मैक्सिमम कैथोड रेस वेंट पास एटम। ठीक, मैक्सिमम कैथोड रेस वेंट पास एटम, passed through atoms. Maximum cathode rays passed through atom. तो इससे क्या कद्दू में तीर मारा उसने भाई? भाई अगर कैथोड रेस एटम से पास हो गई, इसका मतलब कि ये मॉडल गलत है। क्यों? बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज बिखरा पड़ा होता, और कैथोड रेस तो रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे, तो वो पॉजिटिव चार्ज में फंस जाते, वो बाहर कैसे निकलते? है ना? वाटरमेलन के अंदर जो लाल लाल पोर्शन, उसके अंदर सीड फेंको तो बाहर निकल जाएंगे क्या? नहीं ना, फंस जाएंगे उसके अंदर। हाँ, बहुत स्पीड से फेंकोगे एक अलग बात है। ठीक, तो मेरे भाई वैसे ही कैथोड रेस व्हेन दे मेड टू स्ट्राइक ऑन द एटम, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज पड़ा होता, दे मस्ट नॉट पास। इफ दे आर पासिंग, सो दैट सजेस्ट व्हाट, इससे पता चला कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम स्पेस inside atom is empty। इससे हमें पता चला कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम जो है वो एम्प्टी है, खाली है। समझ में आया? तो मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। तो यहां से जे जे थॉमसन का मॉडल गलत सिद्ध हो गया था। हालांकि आपको कई लड्डू लोग बताएंगे कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, ये रुदरफोर्ड ने बोला था। समझ लेना वो कौन है। ठीक, हमें पता होना चाहिए कि लिनार्ड ने बता चुका था हमें कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, खाली है। क्लियर है? तो फिर यहीं से बेटा रुदरफोर्ड के पेट में गुदगुदी उठनी शुरू हो गई कि इसका मतलब हो ना हो पॉजिटिव चार्ज का भी पार्टिकल होगा। और उसका एक मित्र हुआ करता था गोल्डस्टीन, है ना, उसके स्टमक में भी बटरफ्लाई शुरू हो गई कि हो ना हो भैया, है तो है। ठीक, क्या? पार्टिकल, प्रोटॉन। तो उस डिस्कवरी में अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब कौन सी बात करेंगे? नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, किस तरह की।
चलिए जी, अब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। देखो जी, प्रोटॉन की डिस्कवरी इज क्रेडिटेड टू गोल्डस्टीन। किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है सर जी। इट वॉज क्रेडिटेड टू गोल्डस्टीन। बट वो कहते हैं ना, बच्चे का नाम उसकी बुआ देती है। तो इट वॉज नेम्ड बाय रुदरफोर्ड, नेम्ड बाय रुदरफोर्ड। बेटा जी, हमें गोल्डस्टीन ने तो दी क्या? गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की? गोल्डस्टीन ने। और नेम किसने दिया? भाई नेम दिया रुदरफोर्ड। ठीक, discovery was done by Goldstein and name was given by Rutherford. Any doubts? ठीक, कैसे? वही डिस्चार्ज ट्यूब पकड़ ली गई, वही डिस्चार्ज ट्यूब पकड़ी गई भाई, जो पहले हमारे पास थी, कैथोड रे वाली। यहां पे एनोड ले लिया। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। यहां कैथोड लेना था, पर कैथोड लिया बेटा परफोरेटेड, यानी जिसमें छेद हो। ठीक, परफोरेटेड कैथोड ले लिया, परफोरेटेड कैथोड। ठीक, क्यों लिया होगा वो भी समझाते हैं आपको। ठीक, देखो बच्चे, ऑब्वियसली अगर कोई कैथोड रेज थी वो तो आगे की तरफ को जानी थी, क्योंकि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव है, हमेशा किस साइड जाएंगी? टूवर्ड्स पॉजिटिव ही तो जाएंगी ना भाई, कभी पॉजिटिव से अवे थोड़ी जाएंगी। सो दे विल बी मूविंग हियर। पर अगर कोई पॉजिटिव चीज होगी तो कहां जाएगी? नेगेटिव की तरफ। अगर मैं इसको परफोरेट ना करूं तो इसी स्पेस में रहेगी, मुझे दिखाई कैसे देगी? नहीं दिखाई देगी ना। इस वजह से परफोरेशंस कर दी, ताकि अगर कोई पॉजिटिव रेज हो तो वो इधर को आ रही होंगी, इन परफोरेशन से बाहर निकली होगी, और इसके पीछे भी दिखाई देगी। अगर इसके पीछे ग्लो दिखाई दिया तो मतलब कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के चांसेस हैं। Got it or not? इसके पीछे उसने यहां पर एक जिंक स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का पेंट भी कर दिया मेरे दोस्त, जिंक सल्फाइड का पेंट कर दिया। अब जिंक सल्फाइड क्या होता है बेटा? जिंक सल्फाइड का पेंट कैसा होता है बेटा? कभी कथकली डांस देखा होगा? अरे कथक नहीं, कथकली वो साउथ में होता है, ग्रीन सा चेहरा कर लेते हैं भाई, है ना, और बड़ी बड़ी आईज बना लेते हैं, बड़ा सा मुकुट डाल लेते हैं, घाघरा सा पहनते हैं, यूं यूं उनकी आंखें भी हिलती हैं, उनके होंठ भी हिलते हैं, उनके हाथ भी यूं यूं हिलते हैं ना भाई, दैट इज कथकली। तो उसमें जो ग्रीन सा कलर थोपते हैं वो कितना ग्लो करता है, चमक उसके ऊपर कितनी ज्यादा होती है, बिकॉज इट इज जिंक सल्फाइड पेंट। क्या होता है? जिंक सल्फाइड पेंट। जिंक सल्फाइड पेंट के ऊपर जब कभी भी लाइट गिरती है बहुत ग्लो करता है। समझ में आया? जैसे यहां से शिमला की तरफ निकल जाओ तो रास्ते में क्या होता है, सड़कों के किनारे पे टुंडू से वो छोटे छोटे से डंडे लगे हुए होते हैं, उस डंडों के ऊपर येलो कलर का पेंट क्या मिलता है? वो जो येलो पेंट होता है वो जिंक सल्फाइड पेंट होता है। तो जैसे उसके ऊपर वो टकराता है लाइट, जैसे लाइट टकराती है उसके ऊपर, वो चमकता है, ग्लो करता है। तो उसने जिंक सल्फाइड का पेंट लगा दिया। अभी क्यों लगाया ये भी समझ लेते। मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई पार्टिकल लाइट को, या जब भी कोई पार्टिकल एनर्जी को छोड़ता है तो तीन तरीके से छोड़ता है। बोलो कौन कौन सी? सबसे पहले साउंड एनर्जी। अगर पार्टिकल की स्पीड कम हो तो साउंड एनर्जी, अगर थोड़ी ज्यादा हो तो साथ में हीट एनर्जी, और अगर बहुत ज्यादा हो तो साथ में लाइट एनर्जी, है ना। अब देखो बेटा, हमने इलेक्ट्रॉन का भी मास निकाला। इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम से 1/1849 बहुत ही कम था। इसका मतलब बाकी सारा मास बहुत हैवी होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो पॉजिटिव चीज बनेगी उसका मास बहुत ज्यादा होगा। अगर मास ज्यादा हुआ तो उसकी वेलोसिटी कम होगी ना मेरे दोस्त। अरे भाई, भारी पार्टिकल स्लो चलेगा ना, जो लाइट पार्टिकल तो फास्ट चलता है। भारी पार्टिकल को अपना बोझ, मेरे जैसा बंदा रनिंग करने लगे तो भैया अपना बोझ भी संभालना है,
ठीक, तो ऑब्वियस सी बात, मैं स्लो भागूंगा। ठीक, मैं कौन सा बेन जॉनसन बन जाऊंगा, है ना? मेरे साथ आप में से कोई रेस लगा रहा होगा तो आपको तो हवा उड़ा के ले जाएगी, मैं पीछे देखते रह जाऊंगा, नहीं। तो कहने का मतलब ये है, भारी पार्टिकल स्लो चलता है, और अगर स्लो चलेगा तो वो एनर्जी लाइट की तरह डिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ चमक नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए जिंक सल्फाइड पेंट लगा दिया ताकि वो स्लो भी टकराए तो भी चमक हो, हमें पता चल जाए कि कोई चीज टकराई। ठीक, और वैसे ही वोल्टेज लगा दी गई 10,000 to 15,000 वोल्ट, एंड व्हाट ही सॉ, जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा ही उन्होंने पाया, देयर वाज ग्लो बिहाइंड द कैथोड आल्सो, ग्लो बिहाइंड द कैथोड आल्सो। पहले तो इसको नाम दे दिया गया एनोड रेज, क्या नाम दे दिया गया? एनोड रेज, ये सोच करके कि शायद ये एनोड से निकलती होंगी, लेकिन लेटर ऑन जब इसका ओरिजिन समझा गया तो पता चला एनोड से नहीं निकलती। कैसे निकलती वो भी बताता हूं। तो इसका नाम कुछ और रख दिया गया, इसका नाम रख दिया कैनल रेज। क्या नाम रख दिया गया? कैनल रेज। क्यों? क्योंकि ये कैथोड के कैनल्स में से, खाली जगहों में से निकलती थी, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? कैनल रेज। एनोड रेज क्यों नहीं बोला मैं समझा। ठीक, देखो बेटा, जैसे मान लो बीच में ये कोई एटम है गैस का, जिसके और मैं थोड़ा इसको, इसी पार्ट को, ये जो पार्ट मैंने लिया है, एक एटम है कहीं पर, इसको मैं थोड़ा लार्ज करके दिखा रहा हूं तुम्हें। ठीक, तो इसको मैंने यहां पे लार्ज कर दिया, इस पार्ट को। ये एटम था और ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और कैथोड रेज कैसी थी? ये कैथोड रेज जा रही थी। कैथोड रेज कैसी थी? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव जब पास आए होंगे तो बेटा रिपल्शन हुई होगी ना। कैथोड रेज भी नेगेटिव, इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव। मैंने सिर्फ इस पार्ट को बड़ा करके दिखा दिया दोस्तों तुम्हारे को, इतना सा काम किया है। ठीक, ये जो है ये इसका एक बड़ा सा रूप करके दिखा दिया मैंने। ठीक, तो क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन पे टकराया, मतलब पास आया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हुई? रिपल्शन। उस रिपल्शन के चलते ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा, नॉक ऑफ हो गया होगा। ठीक, दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, नॉक्ड आउट। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो गया, दिस एटम चेंजेस टू कटायन, चेंजेस टू कटायन, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो गया तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का कटायन बन गया। अब कटायन किस साइड मूव करेगा दोस्त? कटायन किस साइड मूव करेगा? ऑब्वियसली कटायन विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। तो ये कटायन ऑब्वियसली जो बना है ये किस साइड मूव करने लगेगा? टुवर्ड्स कैथोड। किस साइड जाने लगेगा? टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है जी। तो इस वजह से जो कैनल रेज हैं वो किससे मिलके बनी है? बोला बेटा कैनल रेज आर रेज ऑफ कटायंस। क्या है? रेज ऑफ कटायंस। ये कटायंस की रेज है। कैनल रेज आर रेज ऑफ कटायंस। कभी तो इस साइड जा रही है, कैथोड की तरफ जा रही है। और इसका ओरिजिन क्या है? क्या ये एनोड से निकली? नहीं, इसका ओरिजिन है कहां से, किधर से बनी? भैया गैस के इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ओरिजिन है गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में आपने गैस कैसे ली है उसके ऊपर डिपेंड किया। ठीक, अब एक बात समझो, बहुत इजी। जब हम कैनल रेज की बात कर रहे हैं, ठीक, ये कटायन से मिलकर बनी है। अलग अलग गैसेस के कटायन अलग अलग होंगे कि नहीं? अलग अलग गैसेस का मास अलग अलग, उसके कटायन अलग अलग। देखो एनोड रे तो गैस पे डिपेंड नहीं करती थी, इसलिए उसका E/M रेशियो क्या था? कांस्टेंट, क्योंकि गैस से बनती नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन्स की थी। पर ये कटायन से बनी है, और कटायन अलग अलग गैसेस के अलग अलग। therefore E/M ratio of canal rays or anode rays
इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है। E/m रेशियो ऑफ कैनल रेज इट नॉट कांस्टेंट एट ऑल। E/m रेशियो कैनल रेज की कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग गैसेस के अलग अलग क्या होंगे बेटा जी, कटायंस होंगे, इसलिए E/m रेशियो अलग अलग होगी। क्लियर? तो सर यहाँ से प्रोटॉन तो निकला नहीं, तो निकलेगा, वेट करते हैं। अब इसमें गोल्डस्टीन ने क्या किया, यहां पे हाइड्रोजन भर दी। क्या भर दी? हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन E/m रेशियो इज मैक्सिमम। क्यों जी? कैनल रेज की E/m रेशियो मैक्सिमम, क्यों? मास हाइड्रोजन का सबसे बड़ा, and that is 9.58 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम। ये निकल गया। क्लियर? अब हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी बचा क्या? उसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन। तो फॉर हाइड्रोजन Canal rays comprises of protons. Canal rays comprises of protons. तो प्रोटॉन यहां से डिस्कवर हुए मेरे दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस ले ली गई, उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, नॉक ऑफ करने के बाद जो बचा उसको बोल दिया गया प्रोटॉन। तो यहां से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। गोल्डस्टीन ने बोला कि प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, तो बाकी जो बचा वो क्या बचा? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का E/m रेशियो पता है। चार्ज कितना होना चाहिए प्रोटॉन का? ऑब्वियसली चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होना चाहिए भैया? इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि एज द होल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल। तो फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली प्रोटॉन पे चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और 1 यूनिट कितना बताया था सर ने? 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब बेटा अगेन E आ गया, E/m आ गया। E कितना आया? 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम, और E/m कितना आया हाइड्रोजन के लिए? 9.58 into 10 to the power 4। सॉल्व करो, आएगा 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम, or you can say 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. This is mass of proton. और ये जो mass of proton है, ये 1837 times the mass of electron है। इलेक्ट्रॉन के मास से ये 1837 टाइम्स ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के मुकाबले निग्लिजिबल माना जाता है। तो ऐसे बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज मेड बाय गोल्डस्टीन, नेम वाज गिवन बाय रुदरफोर्ड। किसमें? एनोड रेज में, कैनल रेज में। ठीक है? और कैनल रेज क्या थी? रेज ऑफ कटायन थी। इसका ओरिजिन क्या था? गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इसका E/m रेशियो वाज नॉट कांस्टेंट। हाइड्रोजन के लिए E/m रेशियो इज मैक्सिमम 9.58 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम। फॉर हाइड्रोजन कैनल रेज कंप्राइजेस रेज ऑफ प्रोटॉन, और उस प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहेगा? इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो चार्ज टू मास रेशियो निकाला, उससे हमने इसको मास दे दिया। मास आया 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। इट इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ऐसे बेटा जी प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई हमारे पास। ठीक? तो प्रोटॉन भी डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर्ड। इसके बीच में हमारे पास एक आई एनोड रेज, एक आई कैथोड रेज। एक्सक्यूज मी सर, जस्ट अ मिनट। एक एनोड रेज, एक कैथोड रेज, इनका हम डिस्टिंग्विश पहले कर लें। आई विल आंसर योर डाउट्स प्लीज। ठीक? कैथोड रेज और एनोड रेज इनका हम आपस में वो कर लें। ठीक? कैथोड रेज क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड रेज क्या है? बीम्स ऑफ कटायन। कैथोड रे में हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कांस्टेंट है, एनोड रे में चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक? एनोड कैथोड रेज का सोर्स
कैथोड होता है। एनोड रेज का सोर्स नेचर टेकन इन द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब है। कैथोड रेज does not depend upon the gas taken. Anode rays definitely depend upon gas taken. पॉजिटिव की तरफ जाएगी, दूसरी नेगेटिव की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ जाएगी, दूसरी साउथ की तरफ जाएगी। इस तरह से करके होगा। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अब पूछो